नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज योगी के गढ़ गोरखपुर में एक प्रतिज्ञा रैली की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई है तो सिर्फ अरबपतियों की और खरबपतियों की। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ जी के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो या दलित या फिर अल्पसंख्यक, सभी का शोषण हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह जी कल कह रहे थे कि आज यूपी में अपराधियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, जबकि उनके पास में ही अजय मिश्रा टेनी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी दूरबीन छोड़िए और नजदीक का चश्मा लगाइए। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है, और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जो आपने वादे किए, जो आपने मंच पे खड़े होकर हमें बताया, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी की वजह से। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे। हमारा संकल्प है कि कोई भी बीमारी हो, 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने त्रिपुरा के अगरतला में रैली की है, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस मौके पर बीजेपी के एक और नेता राजीव बैनर्जी फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए हैं। आपको बता दें कि राजीव बैनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी, ये आना जाना जो है वो लगा हुआ है। लेकिन आगे खबरों पे बढ़ते हैं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। खास दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में एक अहम भूमिका निभाई। गुजरात के केवडिया में हुए कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश भेजा। गृहमंत्री ने कहा कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने में और हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे
तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान, सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है, और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने सरदार पटेल को आज श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई। लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर लखनऊ में खास कार्यक्रम हुआ, जहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुंछ के जंगलों में फायरिंग की आवाजें थम चुकी हैं। 11 अक्टूबर को शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान कुछ जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। देखिए नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। करीब 3 हफ्ते तक भारी गोलाबारी के बाद पुंछ के जंगलों में बेचैनी भरी शांति। ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि सेना पर 2 बार हमला कर 9 जवानों को मारने वाले आतंकी अब भी यहां छुपे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या वो मारे जा चुके हैं या भाग निकले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 हफ्ते से उन्होंने फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। डेरा की गली जहां 11 अक्टूबर को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, वहां के निवासियों का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो लास्ट टाइम पे आपने कब यहाँ फायरिंग सुनी थी? आज 15-20 दिन हो गए। जरा गली में जो हुआ था, उसके बाद वही जगह बटा दुरिया में, उसके बाद कुछ नहीं सुना। उसके बाद अभी कुछ नहीं। हाँ, अभी कुछ नहीं है। तो किसी को अंदाजा नहीं क्या हो रहा है? कुछ नहीं। भाटा दूरिया इलाके में जहां 14 अक्टूबर को फायरिंग हुई, वहां के जंगलों का कुछ हिस्सा जल चुका है। यहां आतंकी फायरिंग में 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई। माना जा रहा है कि आतंकियों के छुपने के ठिकानों पर भारी गोलाबारी से जंगल में आग लगी। पुलिस के मुताबिक पिछले हफ्ते एक आतंकी जिया मुस्तफा भी इस फायरिंग में मारा गया। 18 साल से जेल में बंद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए इस आतंकी को आतंकी ठिकानों की पहचान के लिए मुठभेड़ की जगह लाया गया था। 3 हफ्ते पहले आर्मी ने इन पुंछ के जंगलों में एक बड़ा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किया। 11 अक्टूबर को पहला फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें 5 आर्मी के लोग मारे गए। उसके बाद आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन पूरे इलाके में शुरू किया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा और सबसे लंबा खींचने वाला एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लग रहा है कि एक डेड एंड पे जा रहा है, जिसमें अभी तक आर्मी को कोई कामयाबी नहीं मिली है। पुंछ से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास कल लैंडमाइन धमाके में सेना के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत शहीद हो गए। धमाके में एक जवान घायल भी हुआ है। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। माइन ब्लास्ट तब हुआ जब ये नौशेरा सेक्टर में एरिया डोमिनेशन के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। धमाके के बाद ये दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में इनको बचाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट किस चीज से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में जवान लगे हुए थे।
लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, वहीं सिपाही मंजीत सिंह पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बजरंग दल की धमकी के बाद मुंबई के शो रद्द कर दिए हैं। उन्हें बजरंग दल की धमकी मिली थी। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि उन्होंने कभी भी अपने शो में धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दर्शकों के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने 1 महीने पहले, यानी कि जो दर्शक थे, उन्होंने इस शो के लिए महीनों पहले टिकट खरीदे थे। काफ़ी आपके अगेंस्ट हैशटैग चलाए गए, ट्रेंड बनाया गया, यहाँ पर आया, कहा गया। आपको कब समझ में आया, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर वापस एक ही चीज़ वापस से दोहराई जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जो ऑडिटोरियम्स हैं वो भी काफ़ी समय तक बंद थे, कई लोग आते हैं वहाँ पर काम करने, हमने उस पर भी स्टोरी की थी। 3 शोज बैक टू बैक आपने कैंसिल करने पड़े। पहले तो कैसे हो आप, ठीक हो? जी बिल्कुल बढ़िया। ये सैड है, ये काफ़ी सैड है ये चीज़, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या गलत अगर मैं इसको कहूँ भी कि ये गलत हो रहा है, तो आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो ये बड़ी बात ऑडियंस के लिए है, क्योंकि आज ऐसी चीज़ है कि 1500 लोग अगर 3 दिन तक 500 लोग प्लान कर रहे हैं कुछ, और 1 महीने पहले टिकट्स खरीदे हुए, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, दे हैव प्लान, एक्साइटमेंट, ये वो। तो एक तो आप यंग जो यूथ है उसको डिसअपॉइंट करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो मुझे सॉरी फील हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं एक जो टिकट खरीदा उसको जाके सॉरी बोलूँ कि शो कैंसिल करना पड़ा ये। बट ये एक सैड रियलिटी है, और इसके साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं इंडिया में, और बस वही है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी इंसान को काम करने से रोकना और उस पर इल्ज़ाम ये लगाना कि वो जो काम कर रहा है उसमें ये कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने मेरे अरेस्ट के बाद से जब मैं बाहर आया तब से मैंने 50+ शोज़ किए ऑल ओवर इंडिया, और सारी सिटीज़ में, और अच्छे बड़े ऑडिटोरियम शोज़। जहाँ पे परमिशन है वहाँ पे ऑडिटोरियम शो, जहाँ पे परमिशन लोगों की गैदरिंग की नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग वाले लिमिटेड सीट्स जो 100 के बिलो कैपेसिटी है उस तरह के शोज़ किए, और 90% ऑफ द शो ends with a standing ovation. People are loving it, and you know कि ऑडियंस जब आती है थिएटर में या ऑडिटोरियम में या कुछ भी देखने, वो ऑडियंस फर्क नहीं पड़ता कौन सी कम्युनिटी से क्या है, दे ऑल मिक्स देयर, दे लाफ टुगेदर, दे हैव फन, एंटरटेनमेंट है जो लोगों को जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि लोग वो चीज़ मिस कर दी है ये शोज़ कैंसिल होने की वजह से। और मेरे शोज़ में ऐसा कोई भी किसी के धर्म के बारे में किसी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी है ही नहीं, क्योंकि लोग जो इतना प्यार भेजते हैं, लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो एक सही चीज़ है कि लोग गलत चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। बिहार में मजदूरों से ई श्रम कार्ड बनाने के नाम पर वसूली हो रही है। पटना में केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री रामेश्वर तेली ई श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके सामने एक महिला मजदूर ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि उससे कार्ड बनाने के नाम पर 100 रुपए वसूले गए हैं। सरकार की ओर से गरीबों का ई श्रम कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है। ऐसे में मंत्री रामेश्वर तेली ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। बायला से विकासनगर जा रही एक वैन खाई में गिर गई है और इस हादसे में 13 लोगों की जान गई है। वैन में सवार सभी यात्री एक ही गांव के थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। 11-12 लाशें यहीं पड़ी है, 4 ऊपर पहुंचा। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बैंक की महिला अधिकारी श्रद्धा गुप्ता ने खुदकुशी कर ली है। मृतक श्रद्धा गुप्ता ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी, हेड कांस्टेबल अनिल रावत और विवेक गुप्ता नाम के शख्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने आईपीएस आशीष तिवारी समेत
तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले आशीष तिवारी अयोध्या के एसएसपी रह चुके हैं। हम लोग की आज कल सुबह बात हुई थी, उसके बाद रात फोन किया तो इसका फोन नहीं उठा, तो हम लोग शायद ये सो गई होगी शायद रात में। सवेरे फोन ऑनलाइन क्लासेस पे आती थी ये, तो सवेरे 6 बजे उठा नहीं फोन, 1 2 3 4 जब 10 फोन 15 फोन के तो भेजा, फिर आदमी को देखा जो लैंडलॉर्ड यहाँ के थे उनसे बताया कि फांसी लगा रखी है। और फिर जब अंदर खुलवाया गया, पुलिस के द्वारा खोला उन लोगों ने, तो अंदर सुसाइड नोट पाया गया। इसमें 3 लोग का नाम उसमें दिया गया है, एक विवेक गुप्ता पहले है और एक आशीष तिवारी एसएसएफ हेड लखनऊ लिखा हुआ उस पे, और ये एक अनिल रावत है पुलिस फैजाबाद करके लिखा। हम लोग को आज सुबह जानकारी मिली कि यहाँ मकान मालिक के थ्रू कि शायद लड़की ने जो है अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर ये उन्होंने ये बताया कि शायद फांसी लगा ली है। हम लोग वहाँ से चले, लखनऊ से 2-2.5 घंटा लगा होगा। यहाँ आके लोकल पुलिस आ चुकी थी। उसके बाद जब ये सुसाइड नोट देखा गया, हालांकि जो देखा गया तो उसने फांसी वाला कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है। वो उसके पैर दोनों मुड़े हुए हैं, वो कुर्सी पे बिल्कुल बैठी हुई है, फंदा खाली ऊपर से, छत ज़्यादा ऊंची नहीं है जो कहा जा सके। इसमें 3 नाम आ रहे हैं जो सुसाइड नोट पे हैं। वहाँ पे एक नोट मिला है, उस नोट को विधि संगत तरीके से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें कुछ नाम हैं, कैसे ये नाम हैं इसमें, ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसा मैंने बताया, मैंने तो कहा कि बॉडी लटकी हुई मिली थी, अब पोस्टमार्टम में ही मृत्यु का कारण पता चलेगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। गुजरात के कच्छ जिले में के एक गांव में नए बने राम मंदिर में प्रवेश करने पर दलित परिवार पे जानलेवा हमला किया गया है। धारदार हथियारों और डंडों से हुए इस हमले में 5 लोग घायल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन 15 आरोपी फरार हैं। वारदात के खिलाफ खूब विरोध हो रहा है। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने इस पर सख्त कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। पुलिस ने अब गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर में कुछ हिस्सों की बैरिकेडिंग लगभग हटा दी है। इसी बीच किसानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके टेंट हटाने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा होता है तो वो पुलिस थाना और डीएम के दफ्तरों में अपने टेंट लगाएंगे। दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले रास्ते पर एक तरफ के बैरिकेड रविवार को हटा दिए। वहां दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 पर जो बैरिकेड लगे थे उन्हें भी लगभग हटा दिया गया है। इस सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके टेंट हटाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा किया गया तो वो डीएम दफ्तरों और थानों में टेंट लगा लेंगे। उसमें ये है कि यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गांव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिक नहीं रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट, अपना वहां पे लगा लेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि राकेश टिकैत के आरोप गलत हैं। किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि सड़कों को बंद कर लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। इस पर किसानों ने कहा कि सड़क उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद की है। दिल्ली पुलिस का जवाब है कि सड़क पर किसान बैठे हैं, लिहाजा सड़क पुलिस ने बंद नहीं की है। रास्ता आप देख के आइए, एक गाड़ी का रास्ता खोला है छोटा सा, उसमें गाड़ी एम्बुलेंस तो पहले भी निकलती थी, एम्बुलेंस या छोटी गाड़ी निकल रही है, रास्ता खोल दें, ये हमें क्या परेशानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सड़क पर बैठना ठीक नहीं है, दूसरों को परेशानी होती है इससे। अच्छा जाए कहाँ हमको जगह दो, कहाँ जगह देंगे।
हम यहाँ सड़कों पर तो हारे बारी पड़े हैं, कोई रह के तो देखो सड़कों पर। कुल मिलाकर बैरिकेटिंग हटाने के बाद भी अभी सड़कों पर आवाजाही शुरू नहीं हो सकी है। किसान कहते हैं कि वो अब दिल्ली जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अगर कोई जबरन दिल्ली आया तो पुलिस उससे अपने तरीके से निपटेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। विपक्ष के बड़े नेता गोवा का रुख कर रहे हैं। कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों पणजी और आसपास अपनी सियासी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। अगले साल इस राज्य के चुनाव होंगे और बीजेपी को इस बात की राहत होगी कि मैदान में ज्यादा दल हुए तो विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा। मपूसा में ममता बनर्जी की पहली जनसभा। 2 दिनों तक गोवा में रहने के बाद शनिवार को वापस बंगाल गईं। शनिवार ही को राहुल गांधी पणजी के आजाद मैदान पर मोटरसाइकिल पर बैठकर आए। कुछ लोग चाहते थे कि इन दोनों नेताओं को एक साथ आना चाहिए। मुझे लगता है कि वे दोनों अच्छी टीम बन सकते हैं। चाहे ममता आए या राहुल, लेकिन एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों को साथ आ जाना चाहिए बीजेपी से लड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला। विपक्षी दल बढ़ने से सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को होगी, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट उनमें बटा तो फायदा सत्ताधारी दल को ही होगा। सपने में भी डर नहीं है, वो इनकम्बेंसी कट कर देगी, कुछ तो हो जाएगी, होती है वो। सो हु इज द लूजर? वी आर नॉट द लूजर। लेट कांग्रेस, तो कांग्रेस को खाने के लिए आ गई तो खाने दो। वैसे विजय सरदेसाई जैसे दिग्गज नेता बीजेपी का हिसाब किताब गड़बड़ा सकते हैं। पूर्व कांग्रेसी जो बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने शनिवार को ममता बनर्जी से मुलाकात की। We are a symbol. हम गोवा की क्षेत्रीय भावना के प्रतीक हैं। हम विलय नहीं कर सकते। क्या आप तमिलनाडु के छोटे दल से कह सकते हैं कि विलय कर लो? समान विचारधारा के दलों को मिलना चाहिए। विलय नहीं बल्कि साथ आना चाहिए, और साथ आना एक अच्छी शुरुआत है। ये राजनीतिक उथल पुथल गोवा में चलेगा जरूर वोटिंग के दिन तक और शायद उसके बाद भी, लेकिन गोवा के कारण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच एक दरार का संभावना है, जिसका इम्पैक्ट 2024 के मतदान पर जबरदस्त इफेक्ट डाल सकता है। पंजिम में अशोक महाले के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर एक बार फिर से बिगड़ने लगा है और दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हवा काफी खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा पराली जलाने का भी है। हवा के बिगड़ते स्तर से सांस और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोग बहुत चिंतित हैं। ऐसे में अब सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली से मेहर पांडे की रिपोर्ट। 18 साल के आदित्य दुबे नोएडा में अपने कमरे से नहीं निकले हैं, क्योंकि प्रदूषण के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। मुझे इस मौसम में हर साल एलर्जीज हो जाती हैं। आपको खांसी सुनाई दे रही होगी। मेरे पास तो इनहेलर्स और एयर प्यूरिफायर्स हैं, लेकिन जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, हालांकि उनके और मेरे समान अधिकार हैं, लेकिन वो लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। सरकार बस दूसरों पर आरोप लगा रही है। इन्होंने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया ताकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार पर दबाव डालकर किसानों के पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग बनाया। अब उनके साथ और लोग भी जुड़ गए हैं। कल ही मेरे इलाके में AQI 285 के आसपास था। मुझे अपने पिता की चिंता है, जो अभी अभी फेफड़े की गंभीर बीमारी से उठे हैं। बेघर लोगों की तो हर साल वायु प्रदूषण की वजह से मौत हो जाती है।
so much air pollution. पराली जलना दिल्ली के प्रदूषण में बड़ी भूमिका है। आज दिल्ली की खराब हवा के लिए 20% वही जिम्मेदार है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 80% प्रदूषण दूसरी वजहों से होता है, जैसे गाड़ियां, उद्योग, कोयले से चलने वाले कारखाने और कूड़ा जलाने वाली आग जो गुरुग्राम में लगी है। और इस तरह का प्रदूषण तब भी होता रहेगा जब पराली की आग का मौसम खत्म हो चुका होगा। दिल्ली से मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली एनसीआर में हवा बिगड़ रही है क्योंकि पराली भी जलने लगी है और मौसम में जब तापमान गिरता है तो वैसे ही स्मॉग की चादर बिछने लगती है और साथ साथ दिवाली का मौसम जिसमें अगर पटाखे चलते हैं तो वो इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं। तो कुल मिलाकर हवा का स्तर जो है, हवा की क्वालिटी वो लगातार खराब हो रही है। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही।